नमस्कार बच्चों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए पोषण और स्वास्थ्य की क्लास लेकर आए हैं। जिस तरह के प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं वैसे ही संभावित प्रश्नों को लाने का हमने प्रयास किया है। और जिस भी छात्र की आगामी परीक्षाओं की डेट है, उन डेट में परीक्षा में जाने से पहले इस क्लास को ज़रूर देखें, ये आपसे निवेदन रहेगा। कम से कम 4 से 5 प्रश्न जो अंक है वो इससे आप गेन कर सकते हैं। आप लगातार हमारे चैनल पे बने रहें और अलग अलग क्लासों से लाभ लें। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब लागू हुआ? आपको ऑप्शन दिया है ए 1977, बी 1986, सी 1980 और डी 1987। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1987। 1987 में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम को लागू किया गया था। ये मानसिक रोगियों के हितों की रक्षा करता है। इसके अतिरिक्त 2017 में भी इसी से संबंधित यानी मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित एक अधिनियम और आया था, जिसका नाम था मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, और यह अधिनियम 2017 में आया था। इसे भी आप अलग से याद रखें। इस अधिनियम में मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं को प्रदान करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। तो दो अधिनियम मैंने आपको बताए हैं, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाइपर मेट्रोपिया में डॉक्टर द्वारा कौन से लेंस का उपयोग करने की सलाह दी जाती है? तो यहाँ पे हाइपर मेट्रोपिया पूछा है। ऑप्शन ए है अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। हाइपरमेट्रोपिया जिसे दूरदृष्टि दोष या हाइपोरोपिया भी कहा जाता है। तो दूरदृष्टि दोष का ही दूसरा नाम है हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष एक ऐसा दृष्टि दोष होता है जिसमें आपको दूर की वस्तुओं तो स्पष्ट रूप से आप देख पाते हैं, लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली सी दिखाई देती हैं। तो इसे दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस लगाने की सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न है, विटामिन के की कमी होने पर मुख्यतः कौन सी समस्या आती है? ऑप्शन ए है पाचन की समस्या, बी रक्त का थक्का जमने में समस्या, सी आंखों की रोशनी कम होना और डी बालों का झड़ना। तो बच्चों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रक्त का थक्का जमने की समस्या विटामिन के की कमी होने पर होती है, और ये मुख्य रूप से खून जमने से संबंधित हर प्रकार की समस्या जो होती है इसी विटामिन के की कमी के कारण आती है। इसमें अगर कोई चोट लग जाती है और कोई गंभीर चोट लग जाती है तो उस समय पे खून रुक नहीं पाता है, थक्का नहीं जम पाता है, तो ज़्यादा खून बहने से जानलेवा भी ये हो सकता है। इसके अतिरिक्त माहवारी के दौरान महिलाओं को ज़्यादा खून निकलने की समस्या भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त विटामिन के का एक अन्य काम और होता है, वो होता है हड्डियों को मजबूत करना। तो ये भी आप याद रखें, हड्डियों को मजबूत करता है ये। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? ऑप्शन ए है पेचिस, बी पायरिया, सी मलेरिया, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यानी प्रोटोजोआ से होने वाली जो बीमारियां हैं उसमें पेचिस, पायरिया, मलेरिया ये सभी होती है। इसके अलावा एक अन्य बीमारी होती है अफ्रीकी स्लीपिंग सिकनेस। तो ये बीमारी भी इन्हीं प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। तो अफ्रीकी स्लीपिंग सिकनेस को भी याद रखें, ये भी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी होती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वर्ष 2019 में किस वैक्सीन का सफल परीक्षण किया गया? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए इबोला वैक्सीन, बी पोलियो वायरस वैक्सीन, सी हेपेटाइटिस बी और डी MMR वैक्सीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इबोला वैक्सीन। वर्ष 2019 में इबोला वैक्सीन जो है इबोला रोग को हटाने के लिए लाई गई थी, और इस वैक्सीन का नाम भी आप याद रखें, एरवेबो नहीं एरवेबो। तो ये एरवेबो वैक्सीन है, ये इबोला वायरस को ख़त्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रचलित वैक्सीन रही है। इसे MSD यानी मर्क एंड कंपनी इंक नाम की एक कंपनी ने बनाई थी। ये अमेरिकन कंपनी है और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रही। इसे यूरोपीय आयोग ने और WHO ने दोनों ने मंजूरी दी थी,
और इसने इबोला जो बीमारी है, इबोला वायरस से होने वाली बीमारी है, उस पे काबू करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया था, काफ़ी ज़्यादा कारगर हुई थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस तत्व की वजह से मनुष्यों में ब्लैक फुट रोग देखा जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रेट, बी आर्सेनिक, सी सल्फर, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्सेनिक। आर्सेनिक के कारण मनुष्यों में ब्लैक फुट रोग देखा जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, वृषण कोषों में एवं पैरों में सूजन आ जाना किस रोग का संकेत है? ऑप्शन ए है फाइलेरिया, बी चिकन पॉक्स, सी हैजा, डी टिटनेस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फाइलेरिया। वृषण कोषों एवं पैरों में अगर सूजन आ रही है तो फाइलेरिया होने के संकेत हो सकते हैं, अतः फाइलेरिया बीमारी का जो इलाज है या जांच है वो करवाना जरूरी हो जाता है। अगला प्रश्न है, सघन मिशन इंद्रधनुष 1.0 कार्यक्रम को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ए 2014, बी 2017, सी 2019 और डी 2022। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2017। सघन मिशन इंद्रधनुष 1.0 कार्यक्रम जो है वो टीकाकरण कार्यक्रम को और तेज करने के लिए लाया गया एक मिशन था। 2017 में इसे लाया गया था और इसका उद्देश्य जो था, 2 वर्ष से जो कम के उम्र के बच्चे हैं जिनका टीकाकरण नहीं हो पाया है, जो वंचित हैं या फिर जो नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में नहीं आ पाए हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को टीका लगाना। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो आपको बताना है, ये रोग दिए हैं, कौन सा रोग जीवाणु से होगा? ए मलेरिया, बी जीका बुखार, सी डिप्थीरिया और डी काला आजार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिप्थीरिया। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला जो रोग होता है और इससे और भी कई रोग होते हैं, जैसे टाइफाइड। टाइफाइड भी बैक्टीरिया से हो जाता है। इसके अलावा हैज़ा, हैज़ा के अलावा टीबी, जिसे आप क्षय रोग भी बोलते हैं, यह भी बैक्टीरिया से होता है और निमोनिया भी बैक्टीरिया से होता है। तो इन रोगों का नाम भी आप याद रखें, टाइफाइड, हैज़ा, टीबी, निमोनिया और डिप्थीरिया जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने 1960 में पहली बार ओरल पोलियो वैक्सीन यानी ओपीवी का पहली बार परीक्षण एवं उत्पादन किया? ए जापान, बी अमेरिका, सी चीन और डी रूस। इसका सही उत्तर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूस। रूस जिसे पहले सोवियत संघ के नाम से भी जाना जाता था, इनने बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान में उच्च वैक्सीन प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया और ओपीवी वैक्सीन का उत्पादन किया। इसके जो पॉजिटिव परिणाम आए थे उसको देखकर ही 1961 में, 1960 में तो सोवियत संघ ने कर लिया था, लेकिन 1961 में यूएसए यानी अमेरिका ने इसका उत्पादन आरंभ किया और धीरे धीरे फिर यह समस्त दुनिया में ओपीवी चलन में आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं, विषाणु से होने वाले आम रोग कौन सा है? ऑप्शन ए मधुमेह, बी मोटापा, सी उच्च रक्तचाप और डी हेपेटाइटिस। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेपेटाइटिस। विषाणु यानी वायरस से होने वाला रोग के बारे में पूछा है, तो हेपेटाइटिस जो रोग होता है वो वायरस जनित रोग होता है। वायरस से होने वाले अन्य आम रोगों की अगर बात करें तो इसमें सामान्य रूप से जो सर्दी होती है आपको, यह भी वायरस से होती है। इसके अलावा चिकन पॉक्स जो होता है, चिकन पॉक्स भी वायरस से ही होने वाला रोग है। कोविड-19 आपने सुना है और आप सभी इससे गुजरे हैं, ये भी वायरस जनित ही रोग है। इसके अलावा जो एड्स है ना, इससे भी आपने काफ़ी ज़्यादा सुना है, ये भी एक कॉमन रोग है। ये सारे के सारे जो रोग होते हैं ये वायरस जनित रोग होते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, नवजात शिशुओं को OPVO टीके की कितनी खुराक बच्चे को दी जाती है? मतलब बच्चा अगर नवजात है तो उसे टीके की कितनी खुराक देनी है? ए 4 बूंद, बी 3 बूंद, सी 2 बूंद और डी 5 बूंद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 बूंद। अगर बच्चा नवजात है तो नवजात शिशु को हम 2 बूंद देते हैं। आपने स्लोगन भी सुना होगा, 2 बूंद जिंदगी की। ओरल पोलियो वैक्सीन जिसे OPV के नाम से जाना जाता है, और जैसे ही बच्चा जन्म लेता है क्षमा चाहेंगे, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके बाद में कुछ समय के बाद में उसे 2 बूंद जो OPV है वो दिया जाता है। इसके अतिरिक्त बच्चा जब 6 सप्ताह का हो जाता है तो 6 सप्ताह में भी उसे दोबारा से दूसरा डोज दिया जाता है। फिर 10 सप्ताह में तीसरी बार OPV दिया जाता है और
14 सप्ताह की उम्र में चौथी बार OPVO दिया जाता है। तो ये समस्त OPVO टीके की खुराक और कब कब दिया जाता है ये मैंने आपको बताया, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, लुई पाश्चर द्वारा किस वर्ष पहली बार रेबीज के टीके का सफल परीक्षण किया गया? ए 1902, बी 1895, सी 1885 और डी 1889। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1885 में लुईस पाश्चर के द्वारा सबसे पहले रेबीज के टीके का सफल परीक्षण किया गया। एक बच्चा जिसका नाम था मिस्टर, इसको पागल कुत्ते ने काट लिया था और लुईस पाश्चर ने इस टीके का विकास करके इसे लगाया था। उससे काफ़ी ज़्यादा सुधार उसमें देखे गए। धीरे धीरे फिर ये रेबीज़ का टीका काफ़ी ज़्यादा फेमस होता गया। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में कौन सी ग्रंथि सोमेटोट्रोपिन यानी STH हार्मोन स्रावित करती है? ए पीयूष ग्रंथि, बी एड्रिनल ग्रंथि, सी पीनियल ग्रंथि और डी थायराइड ग्रंथि। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि जो होती है वो STH यानी सोमेटोट्रोपिन हार्मोन को स्रावित करती है। इस हार्मोन का काम होता है शरीर में वृद्धि करना, तो शरीर में वृद्धि के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। साथ में अस्थियों को और पेशियों को मजबूत बनाने का काम भी करता है, अस्थियों और पेशियों का मजबूत बनाता है। इसके अतिरिक्त ये संयोजी ऊतक जो होते हैं उनका विकास करता है और कोशिका में विभाजन के लिए भी ये जिम्मेदार होता है। तो ये कोशिका विभाजन का कार्य भी करवाता है। याद रखेंगे, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि में आएगा। अगला प्रश्न है, MMR अर्थात मीजल्स मम्स रूबेला के टीके का विकास किस वर्ष किया गया? ए 1977, बी 1971, सी 1995, डी 1981। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1971। 1971 में MMR यानी कि मीजल्स मम्स और रूबेला टीके का विकास किया गया था और इसका एक संयुक्त टीका ही एक साथ ही लगाया जाता है। अगर बात करें तो 1971 में मॉरिस हिलमैन नाम के जो एक चिकित्सक थे, और मॉरिस हिलमन ने इसे खोजा था, तो यह भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग द्वारा किसकी खोज की गई? ऑप्शन ए पोलियो वायरस की, बी हेपेटाइटिस बी वायरस की, सी कोरोना वायरस की, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग के द्वारा की गई थी। उन्होंने 1967 में इस वायरस की खोज की थी और इस वायरस को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह नाम है ऑस्ट्रेलिया एंटीजन। तो आप इसे भी अलग से याद रखें, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन यानी कि हेपेटाइटिस बी। इसकी खोज 1967 में हुई थी और 1976 में डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग को इसी हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज के कारण नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, न्यूमोकोकल कंजूरोट वैक्सीन जिसे PCV भी कहा जाता है किस मार्ग से शरीर में प्रवेश कराई जाती है? ऑप्शन ए मांसपेशी में, बी मुंह से, सी उपत्वचा में और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मांसपेशी से न्यूमोकोकल कंजूरोट वैक्सीन यानी PCV दिया जाता है। इसे PCV 13 के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यह बच्चों के साथ में बड़ों को भी दी जाती है, यानी बच्चे प्लस वयस्क, ये दोनों को भी ये वैक्सीन दी जाती है। ये बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। इसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां होती हैं, जैसे कि निमोनिया से बचाव करता है। कान में अगर किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है तो कान के संक्रमण से ये हमें बचाता है। इसके अतिरिक्त मेनिंजाइटिस रोग से भी ये बचाता है। तो ये आप याद रखेंगे, PCV 13। दोस्तों पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित काफ़ी ज़्यादा जो वेटेज आपको इसमें रखा है एग्ज़ाम में, लगभग 55 अंकों का यह पोषण और स्वास्थ्य है। तो जब आप हमारी क्लास लगातार देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको 5 से 7 अंक इसमें से मिल जाएंगे। इस क्लास में आपको इस तरह के क्वेश्चंस देने का हमने प्रयत्न किया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, गर्भावस्था में जोखिम रहित मानक आयु क्या है? ऑप्शन ए दिया है 20 से 40 वर्ष, बी 20 से 50 वर्ष, सी 21 से 35 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 वर्ष से 35 वर्ष की जो अवस्था होती है ये जोखिम रहित मानक आयु होती है। अगर 20 वर्ष से कम यानी 20 वर्ष से कम और 36 वर्ष से ज़्यादा इस अवस्था में गर्भ धारण किया जाता है तो यहाँ पे गर्भावस्था में जोखिम होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ICMR 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किशोर अवस्था के दौरान प्रतिदिन कम से कम कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए 1200 किलो कैलोरी, बी 2400 किलो कैलोरी, सी 1800 किलो कैलोरी और डी 3000 किलो कैलोरी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2400 किलो कैलोरी। यानी ICMR 2020 रिपोर्ट के अनुसार किशोर अवस्था के दौरान प्रतिदिन कम से कम 2400 किलो कैलोरी देना चाहिए बालकों को। किशोर अवस्था के दौरान लड़के और लड़कियों की उम्र भी जब आप ICMR की रिपोर्ट चेक करेंगे तो लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग उसमें बताया है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लड़कों के लिए उसमें बोला है कि प्रतिदिन 2800 किलो कैलोरी होना चाहिए और लड़कियों के लिए 2400 किलो कैलोरी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, इसलिए इतना उन्हें आहार दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कौन सा एकमात्र हार्मोन है जो गर्भावस्था के दौरान अंडाशय द्वारा निर्मित होता है। तो ऑप्शन है, ए रिलैक्सिन हार्मोन, बी प्रोजेस्टेरॉन, सी वेसोप्रोसिन और डी प्लेसेंटल लैक्टोजेन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है वो गर्भावस्था के दौरान अंडाशय द्वारा निर्मित होता है। गर्भाशय के दौरान मुख्य रूप से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी रिलीज होते हैं। यह हार्मोन महिला प्रजनन अंग, अगर एस्ट्रोजन की बात करें तो एस्ट्रोजन जो होता है महिला प्रजनन अंगों के विकास और के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक अन्य हार्मोन और होता है जिसे प्रोजेस्टेरॉन के नाम से जानते हैं। यह हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये गर्भाशय की परत को मोटा करता है जिससे भ्रूण को विकसित होने में मदद मिलती है। लेकिन यहाँ पे पूछा है अंडाशय द्वारा निर्मित, तो ये रिलैक्सिन हार्मोन इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कोविड-19 के लिए कौन सी वैक्सीन का निर्माण किया गया। ऑप्शन ए एस्ट्रोजेनेका, बी स्पुतनिक, सी कोवैक्सीन और डी कोविशील्ड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोविशील्ड। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कि पुणे में स्थित है, कोविशील्ड नामक वैक्सीन कोरोना वायरस के बचाव के लिए निर्मित की गई थी। इसके अलावा भारत में एक अन्य वैक्सीन भारत बायोटेक की भी आई थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा चली थी, कोवैक्सीन। तो आप इसे भी याद रखें। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रजनन बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए 2004, बी 2009, सी 1997, डी 1993। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1997। प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसे RCH के नाम से भी जानते हैं की शुरुआत भारत सरकार ने 1997 में की थी। इसका मकसद था शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करना और गर्भवती महिलाओं और बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को आप NHM के नाम से भी जानते हैं, इसके अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पोषण संबंधित विकार कहलाता है। ए पोषण की घुलनशीलता, बी एडिमा, सी कुपोषण, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पोषण संबंधित अगर विकार आ रहा है तो वो कुपोषण कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, व्यायाम गर्भवती महिला के शरीर को कैसे लाभ पहुंचाता है। ए तनाव दूर करता है, बी मांसपेशियों को मजबूत करता है, सी थकान में कमी लाता है, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। व्यायाम गर्भवती महिलाओं के शरीर में तनाव को दूर करने में मदद करेगा, मांसपेशियों को मजबूत करेगा और साथ ही थकान में कमी लाएगा। अगला प्रश्न है, हैजा वैक्सीन की खोज किसने की थी। आपको ऑप्शन दिया है, ए जेमे फेरेन, बी एडवर्ड जेनर, सी लुइस पास्चर और डी अल्बर्ट साबिन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जेमे फेरेन। 19वीं सदी के अंत में जेमे फेरेन ने हैजा, जिसे कोलेरा के नाम से भी जानते हैं, कोलेरा के टीके की खोज की थी और ये खोज हुई थी 1885 में। जेमे फेरेन ने जीवित कमजोर जीवाणु का पहला टीका बनाया था, उसके बाद में अन्य टीके बनते रहे। यहाँ पे
कई कई बार लुई पास्चर का भी नाम ले लेते हैं। तो लुई पास्चर ने हैज़ा वैक्सीन की खोज नहीं की थी, बल्कि इन्होंने मुर्गी का जो हैज़ा होता है जिसे चिक कोलेरा कहा जाता है उसकी खोज की थी। इसके अतिरिक्त रेबीज़ और एंथ्रेक्स के खिलाफ भी इन्होंने टीके खोजे थे। तो सही उत्तर हो जाएगा जेमेफेरेन, आप याद रखें। अगला प्रश्न है, मांस, मछली, अंडे और दूध वाले प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ए उच्च जैविक मान, बी उच्च अवशोषण मान, सी उच्च प्रतिधारण मान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च जैविक मान। मांस, मछली, अंडे और दूध वाले प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, आईसीडीएस योजना के अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे को आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन मात्रा का प्रावधान किया गया है। तो इसमें पूछा है 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनवाड़ी से कितने ग्राम प्रोटीन का प्रावधान है। ऑप्शन दिया है 12 से 15 ग्राम, बी है 18 से 20 ग्राम, सी है 20 से 25 ग्राम और डी है 15 से 20 ग्राम। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 से 15 ग्राम प्रोटीन का प्रावधान किया गया है, जो कि आंगनवाड़ी केंद्र वाले प्रोवाइड कराते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्षय रोग से बचाव हेतु कौन सा टीका प्रभावी है। ऑप्शन ए ओपीवी का टीका, बी डीपीटी का टीका, सी बीसीजी का टीका और डी है ईटीएस का टीका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीसीजी का टीका। जो बीसीजी का टीका होता है वो क्षय रोग यानी टीबी से हमें बचाव देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, डिप्थीरिया रोग के उपचार हेतु किस टीके को प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन दिया है ए बीसीजी, बी डीपीटी, सी ओपीवी और डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डीपीटी। डिप्थीरिया रोग के बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डीपीटी का जो टीका होता है इसमें डी डिप्थीरिया के लिए, पी पर्टुसिस के लिए और टी टिटनस के लिए है। मतलब इसमें इन तीनों के लिए डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस, ये तीनों के लिए डीपीटी का टीका देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक स्वस्थ महिला का बीएमआई कितना होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया है ए 18.5 से 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, बी 25 से 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, सी 30 से 35 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर और डी 15 से 18.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए के तहत हो जाता है 18.5 से लेकर 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के बीच में एक स्वस्थ महिला का बीएमआई होना चाहिए। बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स होता है। बीएमआई की गणना करने के लिए वज़न जो होता है, अपने वज़न को अपनी ऊंचाई के मीटर, जो ऊंचाई का मीटर होता है, ऊंचाई को अगर हम मीटर में मापेंगे और वज़न को किलोग्राम में मापेंगे और वज़न डिवाइडेड बाय ऊंचाई का स्क्वायर से हम डिवाइड कर लेंगे, तो जो आएगा वो आपका बीएमआई होगा। और एक स्वस्थ महिला का बीएमआई जो होता है 18.5 से 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होगा। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम अभ्यास प्रश्न था। आप लगातार हमारी क्लास के साथ में बने रहें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम वैल्यूएबल क्वेश्चंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।